तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछला एपिसोड में देखा था हमारे एमसी ने रेड लाइट एरिया के बॉस को मार डालता है। अब आगे हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और वो लड़की बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं और हमारा एमसी उससे कहता है कि तो क्या ये वो सीक्रेट कोड है जिसका यूज हुए अंडरग्राउंड सेक्ट में उच्च पदस्थ लोगों को बुलाने के लिए करते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, और हमें इसके नाम बताया जाता है। इसका नाम होता है हरन। जब वो लगभग 16 साल की थी तो उसके पिता के जुए के कर्ज को चुकाने के लिए उसे एक पब में बेच दिया गया था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसने 18 साल की होने से पहले ही उसका सारा खर्च चुका दिया। इसके बाद उसने ये पता लगाना शुरू किया कि उसके पिता ने जुआ क्यों खेलना और पैसे उधार लेना शुरू किया, साथ ही ये भी कि उनकी इतनी बेरहमी से मर्डर क्यों कर दिया गया। उसे पता चला कि चैंग सिंह ही इस सब के पीछे था, इसलिए वो जानबूझकर उसके पास गई। हमारे एमसी से हारन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो असफल हो जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि चैंग सिंह ने तुम्हारे द्वारा नियुक्त हथियारों को मार डाला। तो हारन कहती है नहीं, जिस पर्सन को मैंने उसे मारने के लिए कहा था वो एक ऐसा पर्सन है जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से सड़क कर इकट्ठा करता है और पैसे उधार देने का व्यवसाय चलाता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसका मतलब मंगजुन से है। हारन हमारे एमसी से कहती है मैं उसके पीछे चैंग सिंह को मारने जा रही थी। इस असासिन को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, लेकिन एक दिन उसका बॉडी सड़क पर पाया गया। तो हमारा एमसी कहता है वो पहले मंगजुंग के पीछे जाने में चतुर थी। रेड लाइट के एक बॉस को बाहर निकाल, जरूरी नहीं है कि इससे उसकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाए। अंडरग्राउंड सेक्ट में यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हिरार्की है। अगर उसने चैंग सिंह जैसे किसी पर्सन को मार दिया होता तो लोग निश्चित रूप से उसके पीछे पड़ जाते। इसलिए वो सही था कि उस पर्सन को मारना नहीं चाहती थी जिसके लिए चैंग सिंह काम करता है। चैंग सिंह से छुटकारा पाने पहले ही अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मंजुन है। हत्यारों को प्रोबेबली क्रिम्सन डायमंड पहले से मंजुन के नए बॉडीगार्ड के बारे में पता नहीं था। वो लॉर्ड उसकी रक्षा कर रहा है। उसे मंजुन को मारने की कोशिश की बिना ये जाने कि वो किसी मुसीबत में फंस रहा है और अंत में उन्होंने उसे मार डाला। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुमने अंडरग्राउंड सेक्टर से हथियारों को किराए पर लिया था। तो वो लड़की कहती है कि हाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम यहाँ अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हारन कहती है कि अंडरग्राउंड सेक्टर में विश्वासघात बहुत आम बात है, लेकिन न्याय की भावना भी होती है। वैसे तुम अंडरग्राउंड सेक्ट ब्रांच लीडर को क्यों नहीं देखना चाहते हो। जो मैंने सुना है ब्रांच लीडर तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि उसे रुचि ना हो। उनसे मिलना आसान नहीं होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो मुझसे मिलना चाहेगा। तो वो लड़की कहती है कि क्या। तो हमारा एमसी कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं मिल सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है फ्रेंडली ग्रुप अंडरग्राउंड मिशन एक्टिवेट हो गया है। तभी हमारे एमसी पे कंधे पे कोई हाथ रखता है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरे पीछे आओ। हारन भी खड़ी हो जाती है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि तुम बस बैठ जाओ यहाँ पर। तो वो बोलती है कि ठीक है सर। हमारे एमसी कहता है चलो मुझे फॉलो करो और हमें अंडरग्राउंड सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी चल रहा होता है और बताया जाता है कि इसलिए मैंने हारन को बचाया। अंडरग्राउंड सेक्टर के पास यहाँ की सारी जानकारी है, इसलिए अगर मैं उनसे संपर्क करूँ जो मैं जानना चाहता हूँ उसे तीसरे पक्ष के नजरिए से ज्यादा सटीकता और शीघ्रता से जान सकता हूँ। जैसे कि क्यों सामा का गुर्गा जोंगसांग कितने समय से मंजुंग की रखवाली कर रहा है या फिर कोई और है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। मैं उनके और माउंट हुआ सेक्ट के ली के बीच के रिश्ते के बारे में भी पता लगा सकता हूँ। साथ ही ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड के साथ उनके रिलेशन जिसका मेंशन मंजुंग ने किया था। मुझे पूरे सिचुएशन को पता लगाने की जरूरत है, इसलिए मैंने सेचुओन आने का मिशन एक्सेप्ट किया। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उनसे पहले ही छुटकारा पा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी अंदर आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उन्हें एक एक करके बाहर निकालूंगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा वेलकम है और सिस्टम इसके बारे में बताता है। इसका नाम ओखायू है। ये अंडरग्राउंड सेक्ट ब्रांच का लीडर होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि ब्रांच लीडर मुझसे उम्र में बड़ा होगा। लीडर हंसते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ, जब वो मुझे देखते हैं तो हर कोई सरप्राइज हो जाता है। चलो आओ यहाँ बैठ जाओ। फिर हमारा एमसी बैठ जाता है। वो कहता है तुम यहाँ नहीं हो, है ना। तुम्हारा एमसी कहता है तुम ऐसा किस लिए सोचते हो। लीडर बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मुझे गवर्नमेंट में अपने सूत्रों से केवल इतना पता चला कि तुम यहाँ गाड़ी में सवार होकर आए हो। अगर तुम यहाँ के नहीं हो तो तुम बाहरी हो गए, लेकिन मैं शहर के दीवारों के बाहर के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं इन मामलों में मैं आमतौर पर जांच को थोड़ा अलग तरीकों से करता हूँ। तुम कहाँ से हो इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैंने यह जानने की कोशिश की तुम यहाँ आने के बाद क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है और तुमको क्या पता चला। तो वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बॉस में से एक चैंग सिंह को मार दिया है। ऐसा लग रहा था कि तुम हारन को बचा रहे हो, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि तुम में
हमसे मिलने के लिए ऐसा किया। तो मैंने यही सोचा है। इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये पता लगाना पॉसिबल हो सकता है कि तुम कहाँ से हो। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि वो पहले से ही मुझ पर गौर कर रहा है। ब्रांच लीडर सच में यहाँ होने वाली हर बात को जानता है। तो फिर मैं सीधे बाहर आऊंगा और पूछूंगा, क्या तुम चेयोंग किसी पर्सन के बारे में जानते हो जो मंजून के लिए काम करता है? तो ये बात सुन के वो चौंक जाता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद थी। डेमोनिक कल्ट सेंट्रल प्लान में भी मध्य है। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि क्या तुम, तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम सही हो। और अपने मन में कहता है कि वो शायद सरप्राइज है और मुझे यकीन है ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि मैं वो डेमोनिक कल्ट के किसी पर्सन के साथ बैठा है। एक फैक्ट ये भी है कि मैंने उनसे चियोन के बारे में भी पूछा था। दूसरे शब्दों में डेमोनिक कल्ट का एक मेंबर दूसरे के बारे में जानकारी मांग रहा है। इसके आधार पर उन्होंने प्रोबेबली ये महसूस किया कि डेमोनिक कल्ट के भीतर किसी प्रकार का शक्ति संघर्ष है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम तो सरप्राइज होगे और तुम शायद इस बात से चिंतित हो कि अगर तुमने मुझे कुछ भी बताया तो तुमको इंटरनल संघर्ष में घसीटा जा सकता है, लेकिन बड़े जोखिम के साथ बड़े रिवॉर्ड भी आते हैं। कम से कम मंजून हमारे लोगों में से एक है। और अपने मन में कहता है कि वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा है, चाहे वो इसे पसंद करे या नहीं। वो पहले से ही डेमोनिक कल्ट के अंदर सत्ता संघर्ष के बीच फंस चुका है। उसका फेथ पूरी तरह से बदल जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो क्या चुनता है। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकता, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो पूछता है तुम कितना जानते हो? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं कितना जानता हूँ। वो जानना चाहता है कि डेमन कल्ट में मेरा पोजीशन कितना ऊंचा है। इसका मतलब ये है कि वो मेरे जवाब के आधार पर सहयोग न करने का डिसीजन ले सकता है। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि मुझे पता है कि जोंग यूंग गू के डिसाइपल ली चियोन के साथ काम कर रहा है। तो ये बात सुन के वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या, आखिर तुम कौन हो? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये फैक्ट है कि माउंट हुआ सेक्ट के एक बुजुर्ग जोंग यूंग गू का मेंशन किया। ये दर्शाता है कि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। मुझे जोंग यूंग गू और ली की ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड का पद संभालने की योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और साथ ही जोंग के साथ उनके रिश्ते भी। तुम क्या कहते हो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और अपने मन में कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे अपने पक्ष में अंडरग्राउंड सेक्ट लीडर की जरूरत होगी। तभी हमें सीन शिफ्ट होके मंजून का सीन दिखाया जाता है। मंजून कहता है कि ये कैसे हुआ? तो वो बंदा बोलता है कि मैंने अभी उससे बात की, मैं फिलहाल उसे 5 कारोबार करने देने पर सहमत हो गया। तो मंजून कहता है कि क्या ऐसा है? मैं ब्लू ड्रैगन स्कूल के कारण सड़क कर खोता रहता हूँ। तो चियोन बोलता है कि इससे ज्यादा परेशान मत हो, ये लड़ने का समय नहीं है। वैसे भी वो लंबे समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। तो मंजून कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे सच में कुछ मदद की जरूरत है। मुझे डेमोनिक कल्ट तक पहुँचे हुए बहुत समय हो गया है। तो चियोन बोलता है कि बस इंतजार करते रहो, एक बार जब वो सिल्वर स्पीड यूनिट भेज देते हैं हमारे सभी प्रॉब्लम का ध्यान रखा जाएगा। तो मंजून कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बाय द वे, क्या तुमने कल की उस घटना पर गौर किया? तो चियोन बोलता है ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो ब्लू ड्रैगन स्कूल का कोई स्टूडेंट है। तो मंजून कहता है कि तो क्या वो सच में माउंट हुआ सेक्ट का वॉरियर था? क्या तुमने नहीं कहा था कि ऐसा संकेत थे कि माउंट हुआ तलवार टेक्निक का यूज बॉडी पर किया गया था? तो चियोन बोलता है कि ये भी एक संभावना है, लेकिन मैंने जांच की तो पता चला कि वो सेंट्रल प्लान एरिया का कोई पर्सन नहीं था। तो बोलता है तो क्या वो कोई बाहरी पर्सन था? तो बोलता है कि हाँ शायद। मुझे इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक अननोन वॉरियर सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए इतनी परेशानी उठाई गई। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। चिंता मत करो, मैंने ये सब आते देखा था, इसलिए मैंने थोड़ी खोजबीन की और पता लगा लिया कि वो कहाँ है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं हेवनली डेमन में से मेरे आदमी उसे मारने के लिए आ रहे होंगे। फिर हमें उस बुढ़े का सीन दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को लाया हुआ होता है। उसके पास कोई आता है और कहता है कि वो कहाँ है। हमारा एमसी हारन के साथ बैठा हुआ होता है। तो बुढ़ा कहता है कि वो वहाँ पर है और हमारा एमसी कहता है कि वो आ गए। अभी एक बंदा आता है और कहता है कि तुम यहाँ हो। फिर हमें बहुत सारे बंदे को सीन दिखाया जाता है जिसमें से एक बुढ़ा बोलता है कि उस आदमी को मत मारना, बॉस उसे जिंदा चाहते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है। और हमारा एमसी कहता है कि क्या चोर ने तुमको भेजा है? हारन कहती है क्या तुमको लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि इन लोगों से डरने की कोई बात नहीं है, उनकी कॉम्बैक्ट पावर को देखते हुए जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी को वो बंदे अटैक कर देते हैं। तभी हमारा एमसी एक स्माइल देता है और दूसरे ही सीन में वो सब बंदे फेंका जाते हैं। तभी हमारा एमसी उस बंदे के पास आता है और कहता है क्या तुम क्रिम्सन डेमन पैलेस के लिए काम करते हो? तो ये बात सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हेवनली गार्ड रेड डेमन पैलेस से है। क्या तुम ग्यू सामा के ऑर्डर पर चियोंग के लिए काम नहीं कर रहे हो? लगता है मुझे गलत फहमी हो गई है।
मैं माउंट हुआ सेक्ट से हूँ। तो वो बंदा कहता है कि ये मुझसे ये विश्वास करने की उम्मीद करते हैं कि तभी हमारा एमसी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं, वैसे भी तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा किसी से कहता है क्या तुम कस्टमर हो, कहीं और जाओ, अब तुम अंदर नहीं जा सकते। तो वो बंदा गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। तो वो बंदा डरते हुए कहता है कि क्या। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि ओ चियोन तुम यहाँ हो, और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम हैंगर होता है, ये मंगजून की गुजेन कंपनी के लिए काम करने वाला इंटेलिजेंस एजेंट होता है। और वो बंदा कहता है कि तुम्हारा वेलकम है सर, और दूसरे वाले से धीरे आवाज में बोलता है कि वो लॉर्ड मंजून के बॉडीगार्ड में से एक है। तो वो बंदा झुकते हुए उसके सामने कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो चियोन बोलता है कि क्या मैं अंदर देख सकता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और वो बंदा सभी से कहता है कि सभी लोग एक तरफ हट जाओ और एरिया को लाइट अप कर दो। तभी सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, और वो लोग अंदर आते हैं। वो देखता है कि बाकी सब लोग मरे पड़े हुए होते हैं, जो हमारे एमसी ने उन लोग को मारा हुआ होता है। तो वो बंदा कहता है कि आखिर ये किसने किया। और एक बंदे को देखते हुए कहता है क्या वो साधु चियोल है। और उसके पास आता और कहता है कि वो नील डाउन है। इसका मतलब है कि उसने सरेंडर कर दिया। जिसने भी ये किया वो बहुत पावरफुल होगा। उसके बॉडी को टच करते हुए कहता है कि और उसकी बॉडी पर घावों को देखो, वो शॉर्ट ब्लॉसम की तरह कर्व है। ये केवल एक ही बात हो सकती है, 24 स्ट्राइक प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक। अभी पीछे से वो बंदा कहता है क्या आपको बॉडी को देखकर कुछ पता चला सर। तो बोलता है कि हाँ, जब हम हत्या की गई लाशों के घावों की जाँच करते हैं तो हम इसे तलवार के निशान का निरीक्षण करते हैं। तुम घावों की आसपास की सतह को देखकर किसी पर्सन के तलवार के निशान को आसानी से पहचान सकते हो, जब तक कि वो बॉडी को जला न दे तब तक। तो पीछे वाला बंदा कहता है क्या तुम जानते हो कि वो किस प्रकार की मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज करते थे। तो बोलता है कि ये प्लम ब्लॉसम टेक्निक है। तो पीछे से बोलता है कि तुम्हारा मतलब है उस पर्सन से है जिसने ऐसा किया, क्या 9 रेड सेक्टर में से एक का मेंबर है। तो चियोन बोलता है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। और उससे पूछता है कि ली कहाँ पर है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी और लीडर का दिखाया जाता है, जहाँ लीडर कह रहा होता है कि तुमने सेचोन स्नैन के गार्डो को अपने पास फुसलाया, उन्हें मार डाला और बॉडी पर प्लम ब्लॉसम टेक्निक का निशान छोड़ा। तुम सच में एक रिमार्केबल वॉरियर हो। तो हमारा एमसी कहता है कि उसने अपना बदला ले लिया, इसलिए अब वो फ्री है, वो पहले ही जा चुकी है। तो लीडर कहता है कि अच्छा ऐसा है। हमारा एमसी कहता है कि इसलिए तुमको क्या लगता है कि चियोन अब क्या करने जा रहा है। तो लीडर कहता है कि वो शायद जल्द ही ली से मिलना चाहेगा। उसके सभी आदमी मारे गए और बॉडी पर प्लम ब्लॉसम टेक्निक के निशान पाए गए। उसके पास और कोई नहीं है जिसकी और वो जा सके। तो हमारा एमसी कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या वो ली पर उन्हें मारने का संदेह करेगा। लीडर कहता है कि हालांकि हमें हर संभावना पर विचार करना चाहिए, वो शायद उस पर संदेह नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं। कुछ हो तो वो ये कि उसे ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड यान चुअन बैक पर संदेह होने की ज्यादा संभावना है। हमारा एमसी कहता है कि तब ऐसा लगता है कि मैं चियोंग से छुटकारा पा सकूंगा बिना उंगली उठाए। तो लीडर कहता है कि मुझे डाउट है कि वो इतनी दूर तक जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है लेकिन क्या तुमको नहीं लगता कि चियोन उसे उकसाने की कोशिश करेगा। तो लीडर कहता है कि ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड इसके झांसे में नहीं आएंगे, हमें ज्यादा रिलायबल सोल्यूशन की जरूरत है। तो हमारा एमसी कहता है कि रिलायबल, खैर मुझे लगता है कि इस बार मुझे यांग चुओंग को चकमा देना होगा। बाय द वे कुछ बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो वो बोलता है कि वो क्या है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे यकीन है कि अब तक आप जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तो बंदा कहता है कि तुम सिल्वर स्पिरिट यूनिट से हो, है ना। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो फिर तुमको ये जानना चाहिए कि मेरे साथ इस तरह सहयोग करने वाला का क्या मतलब है। तो लीडर कहता है कि वेल मेरा मानना है कि इसका मतलब मोनिक कल्ट की राजनीति में शामिल होना है। मैं जब कोई राजनीति लड़ाई देखता हूँ तो उसे पहचान लेता हूँ। तुम डेमन वॉरियर के खिलाफ लड़ रहे हो, है ना, लेकिन ऐसी किसी बात में क्यों उलझना जब तक कि तुम डेमन कल्ट के अंदर की सिचुएशन से अवगत नहीं हो। जब हम पहली बार मिले थे तो अगर मैंने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम मुझे मार डालने के लिए तैयार थे। मेरे पास और क्या रास्ता होता। ऐसा मत करो जैसे कि तुम्हें अचानक मेरी परवाह हो गई है, ये बेकार है। क्या तुम जानते हो कि अंडरग्राउंड सेक्ट के ब्रांच लीडर की एवरेज एज कितनी है। तो हमारा एमसी कहता है कि शायद 40 साल। तभी वो बोलता है कि 19 साल। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या। तभी लीडर कहता है कि 18 से 19, स्पष्ट रूप से कहूँ तो यही वो समय है जब हम में से ज्यादा लोग मरते हैं। ब्रांच लीडर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ही जल्दी उसकी मृत्यु होगी। हमारे लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक साल में ब्रांच हेड 5 बार बदल गया। अंडरग्राउंड सेक्ट वो प्लेस है जहाँ लोग आते हैं जब वो बॉटम पहुँच जाते हैं और उनके पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारा आखिरी दिन कब होगा। जैसे ही लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि तुम इनरेलेवेंट हो तो किनारे कर दिया जाता है। इसलिए मैंने पहले जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो। मुझे भी जल्दी मार दिया जाएगा, या तो बाहर फेंक दिया जाएगा, या जहर से, या किसी अदर तरीकों से मार दिया जाएगा। जब कोई पर्सन ब्रांच लीडर बन जाता है वे आमतौर पर पहले ही तय कर लेते हैं कि उन्हें कब और
कहाँ मारना है। मैंने तो बस तुम्हें चुना है वो पर्सन बनना, इसका कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है। मुझे तुम बस अमेजिंग लगते हो। एक डेमोनिक कल्ट का वॉरियर जो माउंट टू अफेक्ट की मार्शल आर्ट टेक्निक को जानता है। डेमोनिक मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी तुम डेमोनिक प्रकृति द्वारा भस्म नहीं हुए हो और बाहरी दुनिया में तुम्हारे पहले शाही कार के लिए तुमने किसी को अंडरग्राउंड सेक्ट से बचाने का चुनाव किया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारे थॉट से मैं कितने दिन तक जिंदा रह पाऊंगा? मैं बस क्यूरियस हूँ। तुम्हारा हमसे कहता है कि ये मुश्किल है कहना, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी किसी गलती से नहीं मरोगे। मैं तुम्हें मारने की कोशिश करने वाले किसी भी पर्सन को रोक दूंगा। तो लीडर कहता है तुम इस बात पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? तो हमारा हमसे कहता है कि मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास अधिकांश लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा लाइफ है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के सर के ऊपर कॉइन +4 होता है, यानी कि हमारे एमसी के पास अब 4 लाइफ होती है। तो लीडर हंसते हुए कहता है कि ये सुनने में अच्छा है, क्या हम अब शुरू करें? क्या तुम वहाँ उन लोगों को देख रहे हो? ये सब मेरे वो ब्लू ड्रैगन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वो यान चुआंग बैग के इलाइट बॉडीगार्ड भी हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि इस बार यान चुआंग बैग को धोखा देना चाहते हो? और हमारा एमसी को कुछ देता है और कहता है कि इसे ले लो, मैंने तुम्हारे लिए क्योनन स्नैन के चेहरे का एक मास्क बनाया है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारा एमसी कैमोफ्लेक्स का यूज करके उसका चेहरा बना लेता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ लोग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये फेमस रेस्टोरेंट है, मैंने सुना है कि उनका टॉफू बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या ये प्लेस मंजून द्वारा संचालित नहीं है? क्या होगा अगर हम यहाँ खाने के कारण मुसीबत में पड़ गए? हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है, वो गैसिंग होता है, यांग चुआंग बैग का इलाइट बॉडीगार्ड होता है। तो बंदा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? हम यहाँ के अधिकांश प्लेस की सुरक्षा के प्रभारी हैं। क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे आने के बाद से अब तक कोई भी पर्सन हमारे आसपास नहीं आया? तो दूसरा वाला कहता है कि गैंगसिंग सही है और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम सेउंग गैंग होता है और ये यांग चुआंग बैग इलाइट बॉडीगार्ड का लीडर होता है। ये बंदा कहता है कि हम हर किसी के प्रति बहुत पोलाइट रहते हैं। यहाँ कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कोई नया बॉस आ गया है। अब समय आ गया है कि उन्हें याद दिलाया जाए कि इंचार्ज कौन है। अभी वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा खाना है वो हमें ला कर दो। तो बंदा डरते हुए कहता है कि क्या? तभी उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहरे हो? मैंने कहा मुझे तुम्हारा सबसे अच्छा खाना चाहिए, क्या तुमको पता है कि हम कौन है? तो बंदा डरते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि अब तुमने मुझे सच में नाराज कर दिया है, इस बारे में तुम क्या करने जा रहे हो? अभी हमारा एमसी वहाँ बैठा हुआ होता है और हमारा एमसी की आवाज आती है और कहता है कि तुम चाहे कहीं भी जाओ, वहाँ हमेशा कुछ बेकार बेवकूफ लोग रहते ही हैं। तो वो बंदा पूछता है अबे तू कौन है? एक मिनट रुको, तुम फेमिलियर लग रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है, मैं मंजून के लिए काम करता हूँ, मैं उसका बॉडीगार्ड चियोन हूँ। तो सामने वाला बंदा कहता है कि क्या तुम हमें यहाँ फॉलो करते हुए आए हो? तो हमारा एमसी कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया है? तो बंदा गुस्साते हुए कहता है क्या तुम हमारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हो? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है ना? एक वॉर। तो हमारे एमसी भी कहता है कि वॉर, ये ठीक है, तो फिर ये कैसा रहेगा? मुझे अभी 400 सोने के सिक्के दे दो। तो बंदा कहता है कि क्या? हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको एक पीस में जाने दूंगा। तो सामने वाला भी कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना? और हमें दिखा जाता है कि पीछे से हमारे एमसी पे एक बंदा तलवार से अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉच करके उसको एक जोरदार पंच मारता है, उसको वहीं डाउन कर देता है। रेस्टोरेंट में बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, चलो यहाँ से भागो तुरंत। तो सामने वाला बंदा गुस्से में कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड। तो हमारा एमसी कहता है तुम किसका वेट कर रहे हो, चलो आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने 2 बंदे का गला काट दिया होता है और हमारा एमसी ब्लडी हैंड स्कूल का यूज करके एक को वहीं जला देता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, सेउंग गोंग और गहोंग ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमारा एमसी भी पीछे मुड़ के देखता है, गहोंग का स्टेटस दिखाया जाता है। हेल्थ उसका 5,50,000 होता है, इंटरनल एनर्जी 3,20,000 होता है, कॉम्बैक्ट पावर 12 लाख होती है, 1 लाख से उसकी बढ़ जाती है, 22 लाख हो जाती है। और दूसरे वाले का स्टेटस दिखाया जाता है, उसका हेल्थ 18,80,000 होता है, इंटरनल एनर्जी 9,90,000 होता है, कॉम्बैक्ट पावर 20,10,000 होता है, 1 लाख से बढ़ के 30,10,000 हो जाती है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उनकी कॉम्बैक्ट पावर बढ़ गई है। तभी हमारा एमसी फाइट बैक का ऑप्शन चुन लेता है और एक जोरदार अटैक होता है वहाँ पर जिससे ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने फ्रोजन आर्मर का यूज करके बच गया होता है। उन दोनों के चेहरे को पकड़ के ब्लडी हैंड स्कूल के टेक्निक को यूज करके उन लोग को वहीं जला देता है और उन लोग को मार डालता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे अभी इसकी उम्मीद नहीं थी। लड़ाई के दौरान उनकी लड़ने की शक्ति अचानक क्यों बढ़ गई? पास्ट में जब भी मैंने प्लस चिन्ह देखा, मैं हमेशा फाइट से पहले इस बात को ध्यान में रखता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ट्रू स्कूल से हैं। उन्हें प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक सबसे घातक जाल का
यूज किया। मेरी विपरीत इन लोगों ने मार्शल आर्ट को रातों रात नहीं सीखा, उन्होंने शायद इसकी गहरी समझ हासिल करने के लिए सालों तक ट्रेनिंग लिया होगा। तो नेचुरली मार्शल आर्ट का यूज करने और समझने की उनकी क्षमता मुझसे ज्यादा एडवांस है। सिस्टम को अपने आप को निगलने मत दो। एआई की वार्निंग थी। मैं अब समझने लगा हूँ कि उसका क्या मतलब था। ये अनुमान मत लगाओ। कार्ली द्वारा प्रत्येक अपॉर्चुनिटी अच्छा है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। एनीवे, मैंने खुद को च्योंग के रूप में बदल लिया और ब्लडी हैंड स्कूल के निशान छोड़ दिए। जब यांगचेन बैक अपने डेथ बॉडीगार्ड को देखता है तो वो बॉडी पर निशानों को पहचान लेता है और चियोंग के पीछे पड़ जाता है। अब मेरे अगले मिशन पर मुझे ली को मारना है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। फिर हमें ली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ली एक कमरे में आता है और वहाँ पर चियोंग भी होता है और कहता है कि तुम आ गए। तो ली कहता है कि तुमसे कई बार कहा है कि मैं इस तरह की मीटिंग से बचना चाहता हूँ। तो चियोंग बोलता है कि मुझे तुमसे इस तरह संपर्क करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ जांच करनी है। तो ली कहता है कि जांच वो क्या? तो चियोंग बताता है कि मेरे आदमी मर गए हैं।